हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे 10th स्टैंडर्ड के एक इंग्लिश का चैप्टर है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, जिसमें 3 सेक्शन बटे हुए हैं। पहला सेक्शन में जिसमें डिस्कस किया गया है गोवा और गोवा के बेकर्स के बारे में, जिसमें चैप्टर्स का एक पार्ट दिया हुआ है अ बेकर फ्रॉम गोवा, जिसके राइटर हैं ल्यूसियो रोड्रिगस। इसको कुछ लोग ल्यूसियो रोड्रिग्यूस भी पढ़ते हैं, तो आप इस प्रोनाउंसिएशन पे अपने हिसाब से आप उसको देख लेंगे या गूगल भी कर सकते हैं। और जो दूसरा पार्ट है वो कुर्ग है, जिसमें हम कुछ वेरियर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और जो थर्ड पार्ट है टी फ्रॉम असम, जिसमें चर्चा की जाएगी कि जो चाय है, जिसको लेकर के 2 कहानियाँ इसमें आप पढ़ेंगे। एक चाइना के राजा का और एक बोधि धर्मन से रिलेटेड कहानी है कि किस प्रकार से इन लोगों ने चाय को ढूंढा और फिर धीरे धीरे कितने साल पहले चाय चाइना में थी और फिर कैसे कैसे वो एशिया के तरफ आई या इंडिया तक पहुंची। तो जो हमारा आज का मेन जो चैप्टर होगा वो होगा अ बेकर फ्रॉम गोवा, जिसके अंदर हम पुर्तगालियों के बारे में पढ़ेंगे कि गोवा में आज भी आप कभी अगर जाते हैं तो वहाँ आपको ब्रेड का ट्रेडिशन मिलता है। यानी वहाँ के जो खान पान है, वहाँ पे ब्रेड का एक कल्चर है, एक सिस्टम है। वहाँ पे ब्रेड को बहुत ज़्यादा ही पसंद किया जाता है। तो ब्रेड से रिलेटेड ये कहानी है अ बेकर फ्रॉम गोवा। लेकिन उससे पहले कुछ डिस्कस करने के लिए यहाँ पे 4 क्वेश्चंस दिया हुआ है। हम उसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं और क्या जानना चाहता है राइटर्स उसको वह हम समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन लिखा है, व्हाट इमेज of people and of places come to your mind when you think of your country। यानी राइटर कह रहा है कि जब आप अपने देश के बारे में सोचते हैं, विचार करते हैं, तो आपके मन में वहाँ के लोगों और वहाँ के स्थान को लेकर के क्या विचार आते हैं, किस प्रकार की इमेज आपके दिमाग में बनती है। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट पार्ट ऑफ इंडिया हैव यू लिव इन। आप भारत के किस हिस्से में रहते हैं या विजिटेड या किस हिस्से को आपने देखा है। कैन यू नेम सम पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस। क्या आप उनमें से कुछ पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में बता सकते हैं। जैसे आप बहुत फेमस है ताजमहल हमारा, जो कि आगरा में है, चार मीनार है, लाल किला है, अक्षरधाम है, पुष्कर है। इस तरह से तमाम बहुत सारे आपको टूरिस्ट प्लेस मिल जाते हैं। कुछ हिल स्टेशन हैं, नैनीताल्स हैं। तो आप अगर कभी यहाँ या तो रहते हो या इसको कभी आपने देखा है तो इसके बारे में आपको बताने के लिए कहा जा रहा है। थर्ड क्वेश्चन है, यू मे नो दैट अपार्ट फ्रॉम द ब्रिटिश, द डच एंड द फ्रेंच, द पुर्तगीज हैव आल्सो प्ले अ पार्ट इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री। आप ये भी जानते हैं कि भारत के इतिहास में ब्रिटिश ने भी पार्टिसिपेशन किया, डच भी आए, पुर्तगाली भी आए, ठीक है। तो हमारे हिस्ट्री में इनका भी एक हिस्सा है, एक पार्ट है। कैन यू से विच पार्ट ऑफ इंडिया सो फ्रेंच एंड द पुर्तगीज इन्फ्लुएंस। क्या आप बता सकते हैं कि भारत की किस हिस्से में पुर्तगालियों का और फ्रेंच का ज़्यादा प्रभाव रहा है, ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा है। फोर्थ क्वेश्चन है, कैन यू से विच पार्ट ऑफ इंडिया ग्रो टी कॉफ़ी। क्या आप बता सकते हैं कि भारत के कौन से हिस्से में टी और कॉफ़ी को उगाया जाता है। जैसे असम फेमस है और उसके बारे में हमको पढ़ना भी है, टी फ्रॉम असम, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिस पे आपको डिस्कस करना है, जिसमें आपके पूर्व ज्ञान के बारे में हमें एक छोटी सी झलक मिल जाती है। हम टीचर्स को आपके बारे में ये भी जानने को मिल जाता है कि आपने क्या क्या नॉलेज रखा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट, अ बेकर फ्रॉम गोवा। ये एक प्रकार की क्या है, ये एक प्रकार की पेन पोर्ट्रेट है। क्या है बच्चों, ये एक प्रकार की पेन पोर्ट्रेट है, यानी एक छायावृत्त है, किसी की मेमोरी पे डिपेंडेंट की गई एक कहानी है, एक राइट्स है इसको, जिसको हमें पढ़ना है। यहाँ पे लिखा है, दिस इज अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ द ट्रेडिशनल गोवन विलेज। और इसमें किसके बारे में हमको पढ़ने को मिलेगा, ट्रेडिशनल गोवन विलेज, यानी गोवा के गाँव के बारे में पढ़ना है। और उसमें भी क्या, बेकर हु स्टिल हैज़ इम्पॉर्टेंट प्लेस इन हिज
सोसाइटी। जो वहाँ की सोसाइटी में, वो अपने सोसाइटी में बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल रखते थे। जैसे आप इनको जब पढ़ेंगे तो आप पाएंगे बड़े प्रोस्परस होते थे, लोग इनको बड़े सम्मान देते थे, इनके फिजिक्यूज भी बड़े डिफरेंट काइंड्स के होते थे, इनके ड्रेस सब बड़े डिफरेंट काइंड के हुआ करते थे। ये लोग एक प्रकार के बहुत ही अच्छे बिजनेसमैन हुआ करते थे, व्यापारी हुआ करते थे उन गाँवों में, जहाँ पे लोग इनको बहुत सम्मान की दृष्टि से देखा करते थे। और ये जो बेकिंग का वर्क होता था ये बहुत ही प्रॉफिटेबल होता था, ये बहुत ही लाभ, मतलब कह सकते हैं ऐसा व्यवसाय था जो कि बहुत ही लाभ देने वाला व्यवसाय होता था। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं ज़्यादा बातें न करते हुए। आवर एल्डर आर ऑफ्टन हियर्ड रेमिनिसेंस नॉस्टैल्जिकली अबाउट दोज गुड ओल्ड पोर्टुगीज डे। कह रहा है कि आवर एल्डर आर ऑफ्टन हियर्ड, हमारे जो एल्डर्स हैं वो सुन चुके हैं, सुनते हैं किसके बारे में, निम्नलिखित क्या लिखा है, नॉस्टैल्जिकली, यानी ऐसी उनकी जो थिंकिंग होती थी या उनको जो याद करते थे। नॉस्टैल्जिकली मतलब वो उन पुराने दिनों को बड़े ही गर्वान्वित रूप से या बड़े उत्सुकता से उनको याद किया करते थे। दोज गुड ओल्ड पोर्टुगीज डे, द पोर्टुगीज एंड देयर फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड। किनको याद करते थे, उन पुर्तगालियों को और उनके द्वारा बनाए गए ब्रेड को, जो वो ब्रेड्स बनाते थे। ये जो लूप्स होते हैं ये मतलब ब्रेड के एक पूरा पैकेट होता है जिसमें स्लाइस ब्रेड रखे जाते हैं। एक तरह से देखा जाए तो ये कलेक्टिव नाउन भी हो जाता है। दोज ईटर्स ऑफ द लोव्स माइट हैव वैनिश, कह रहा है कि वो ईटर्स जो ब्रेड को खाने वाले लोग थे, माइट हैव वैनिश, शायद समाप्त हो गए, खत्म हो गए। जैसे कहने का सेंस ये है कि जब हमको लगता है कि जब वहाँ से पुर्तगाली गए होंगे तो उनके साथ सभी लोग चले गए होंगे, तो जो उनको खाने वाले और उनको बनाने वाले थे वो भी उनके साथ में चले गए हैं, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ माइट हैव वैनिश। लेकिन बट द मेकर्स आर स्टिल देयर, लेकिन क्या है, उस ब्रेड को बनाने वाले आज भी वहाँ पे मौजूद हैं। वी स्टिल हैव अमंग अस द मिक्सचर्स, और हम लोगों के बीच में क्या है, उनके मिक्सचर्स हैं जिसमें वो अपने ब्रेड के मटेरियल्स को डाल करके मिक्स किया करते थे। बड़े से हौद जैसा होता है उसमें उसको रखते हैं और फिर उसको एक मठनी जैसा, आपने देखा होगा दाल मठनी जो होती है जिससे उसको मठा जाता है, उस प्रकार का उसमें लगा होता है जो पूरे मटेरियल्स को आपस में अच्छी तरह से मिलाने का काम करता है। द मोल्डर्स, यानी जो ब्रेड को शेप देना होता था, जिसमें आप आगे देखेंगे कि वो गोल ब्रेड बनाते थे। तो द मोल्डर्स एंड दोज हु बेक द लूप्स, और वो भी लोग हैं जो लूप्स बनाया करते थे। दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेस स्टिल एग्जिस्ट, और इतना ही नहीं, उन समय की भट्टियाँ भी आज एग्जिस्ट करती हैं, जो समय के साथ समाप्त नहीं हुई, आज भी वो एग्जिस्ट करती हैं। द फायर इन द फर्नेस हैज़ नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड, कह रहा है कि उन भट्टियों की आग जो है अभी भी नहीं बुझी है, यानी समय के साथ ये चीज़ें भी आज मौजूद हैं। भले ही पुर्तगाली गोवा से चले गए, लेकिन उनके द्वारा जो एक यहाँ पे व्यवसाय शुरू किया गया, यहाँ एक कस्टम शुरू किया गया ब्रेड बनाने का, और उन ब्रेड को बनाने के लिए जो चीज़ें वहाँ उन्होंने स्थापित की थी वो आज भी यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं। यहाँ तक कि चिमनियाँ भी उनकी एग्जिस्ट करती हैं। द थर्ड एंड जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बम्बू, अब यहाँ पे जिक्र कर रहा है कि जो ट्रेडिशनल बेकर्स होते थे वो एक प्रकार का बम्बू लेकर चलते थे, एक बांस का डंडा लेकर चला करते थे, जिनको वो पटक के चलते थे, तो उनसे थर्ड एंड जिंगल का साउंड निकला करता था। हियरडिंग्स हिज अराइवल इन द मॉर्निंग, और कह रहा है कि हेराल्डिंग्स, हेराल्डिंग का मतलब है यहाँ पे अनाउंस करना, अनाउंस जैसे उनके आने की एक प्रकार की आहट मिल जाती थी, लोग जान जाते थे कि बेकर्स आ रहे हैं। और क्या पहचान थी, वो थर्ड साउंड, वो उनके बम्बू का थर्ड एंड जिंगल का साउंड, जिससे ये पता चलता था कि बेकर्स जो हैं आ रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आपके गली मोहल्ले में सब्जी बेचने वाले एक विशेष प्रकार की आवाज़ करते हैं, या वो पानी बतासे वाले होते हैं, या आइसक्रीम बेचने वाले होते हैं, ये एक विशेष प्रकार का साउंड करते हैं, जिससे पता चल जाता है बच्चों को, लोगों को कि शायद सब्जी वाला या आइसक्रीम वाला आ रहा है। कैन
स्टिल बी हियर्ड इन सम प्लेसेस। कह रहा है कि इनको आज भी वहाँ कुछ जगहों पे सुना जा सकता है। क्या सुना जा सकता है? थर्ड हैंड जिंगल साउंड। किससे बनता था? उनके बम्बू से बनता था। कौन बनाते थे? बेकर्स। ठीक है, जिनको हम आगे चल के जान जाएंगे, उनको पैडर कहा जाता था। तो क्या लिखा है? मे बी द फादर इज नॉट अलाइव बट द सन स्टिल कैरी ऑन द फैमिली प्रोफेशन। कह रहा है कि शायद पिता जिंदा न हो, लेकिन उनके पुत्र जो हैं अभी भी जिंदा हैं और उनके प्रोफेशन को कैरी आउट आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं। यानी जिस प्रोफेशन को शायद पिता ने शुरू किया वो आज भले न हो, लेकिन उनके पुत्र ने उस प्रोफेशन को, उस व्यवसाय को अभी भी जिंदा रखा हुआ है, आगे बढ़ा रहे हैं। दिस बेकर्स आर इवन टुडे नोन एज पेडर इन गोवा। और उन बेकर्स को आज गोवा में किस नाम से जाना जाता है? पैडर के नाम से जाना जाता है, जो मैंने आपको पहले भी बता दिया है। ड्यूरिंग आवर चाइल्ड इन गोवा। अब राइटर्स आगे कहानी बढ़ा रहा है, कह रहा है कि अपने बचपन के बारे में बता रहा है कि ड्यूरिंग आवर चाइल्ड इन गोवा द बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड। यानी हमारे बचपन के समय में ये जो बेकर हुआ करते थे, ये पैडर जो हुआ करते थे, हमारे फ्रेंड हुआ करते थे। कंपेनियन एंड द गाइड, ये हमारे कंपेनियन हुआ करते थे और हमारे गाइड भी हुआ करते थे। वी यूज टू कम एट लीस्ट ट्वाइस अ डे। कह रहा है सॉरी, ही यूज टू कम्स एट लीस्ट ट्वाइस अ डे। वो दिन में कम से कम 2 बार आते थे। वंस व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग ऑन हिज सेलिंग राउंड। पहले राउंड में कब आते थे? जब वो सेलिंग के लिए निकलते थे, अपने ब्रेड्स को बेचने के लिए निकलते थे मॉर्निंग में, तब। और कब? एंड देन अगेन व्हेन ही रिटर्न आफ्टर एम्प्टी हिज ह्यूज बास्केट। और फिर जब वो अपने पूरे ब्रेड को, अपने पूरे लुप्स को बेच लेते थे, तो उनके पास बड़े बड़े बास्केट हुआ करते थे। वो खाली बास्केट के साथ उसी रास्ते से वापस लौटते थे। इस प्रकार से वो दिन में कम से कम 2 बार तो आते ही थे। द जिंगल थर्ड ऑफ हिज बम्बू वॉक अस अप फ्रॉम स्लीप एंड वी रन टू मीट एंड ग्रीट हिम। कह रहा है कि राइटर कह रहा है कि हम लोग कैसे जग जाते थे? उनके बम्बू के जिंगल और थर्ड साउंड को सुन करके ही जग जाया करते थे और भाग करके उनको ग्रीट करने जाया करते थे, उनका अभिवादन करने जाया करते थे, उनको गुड मॉर्निंग, राम राम, जो कुछ भी हम लोग उस समय बोलते थे वो जा कर के उनसे हम लोग ग्रीट किया करते थे। ठीक है, जैसे हम देखते हैं कि आजकल भी ये ट्रेडिशन होता है कि हम लोग जगते ही राम राम बोलते हैं, गुड मॉर्निंग बोलते हैं, नमस्ते बोलते हैं, प्रणाम करने की आदत होती है। तो वो इसी तरह से राइटर्स भी जगता था और भाग करके जा करके उन बेकर्स को ग्रीट किया करते थे। वाई वॉज इट सो? अगर वो क्वेश्चन भी कर रहे हैं कि हम लोग ऐसा क्यों करते थे भाई, वाई वॉट इज सो, ऐसा क्यों होता था? वॉज इट फॉर द लव्स ऑफ द लूफ्स? क्या ये उन ब्रेडों के लिए हुआ करता था, या जो हमारा प्यार था उन लूप्स के उसके लिए होता था? नहीं सर, नॉट एट ऑल। वास्तविकता ये नहीं है, नॉट एट ऑल। द लूप्स वर बॉट बाय सम पास्किन आर बास्टिन। कह रहा है राइटर्स कि वो लूप्स जो होते थे उनको कौन परचेज करता था, किसके द्वारा खरीदे जाते थे? बास्किन आर बास्टिन, जो क्या हुआ करते थे? सर्वेंट हुआ करते थे। द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस। व्हाट वी लॉन्गेड फॉर were those bread bangles which we choose carefully. Sometimes it was sweet bread of special mix. बल्कि इसके लिए हम लोग करते थे, किसके लिए? कि कभी कभी वो स्पेशल प्रकार के स्वीट ब्रेड बना कर लाया करते थे, मीठे मीठे ब्रेड बना कर लाया करते थे। और वो बेंगल्स यानी चूड़ियों के शेप में गोल गोल ब्रेड बना करके लाया करते थे। हम लोग उस ब्रेड की लालच में उनको जा कर के ग्रीट किया करते थे, उनसे अपनी जान पहचान बनाने की कोशिश करते थे ताकि वो हम लोगों को आसानी से मिल जाए, न कि ब्रेड के लिए। ब्रेड खरीदने का काम किसका होता था? वो होता था पास्किन और बास्टिन्स का, मतलब कि सर्वेंट्स वगैरह का होता था। हम लोगों का काम नहीं था, हम लोग तो अपनी चीज़ों के लिए उनको पोलाइट से थोड़ा सा ग्रीटिंग किया करते थे। द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सेंस विद द झंग झंग साउंड ऑफ हिज स्पेशल मेड बम्बू स्टफ। वो ये साउंड किससे बनाते थे? हम आगे भी चर्चा कर चुके हैं कि उनके पास एक बम्बू होता था जो एक प्रकार के उनके स्टैंड का काम करता था, जिसको वो होल्ड कर लेते थे और उसमें से निकाल करके वो ब्रेड वगैरह का सेलिंग किया करते थे। तो स्टफ
अब क्या करते थे ये लोग, कैसे उससे वर्क करते थे? वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड एंड द अदर मैनेज द बम्बू ऑन द ग्राउंड। या मैनेज नहीं, हमको लगता है मैनेज होना चाहिए, कि लिखा है कि एक हाथ से तो वो अपने बास्केट को हैंडल करते थे, मैनेज करते थे, और दूसरे हाथ से वो बम्बू को ग्राउंड पे टिका करके होल्ड करते थे। फिर से देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, वन हैंड सपोर्ट द बास्केट ऑन हिज हेड एंड अदर मैनेज द बम्बू ऑन द ग्राउंड। और दूसरे वाले को क्या करते थे, वो ग्राउंड पे उनको रख दिया करते थे, यानी एक हिस्सा ग्राउंड पे और एक हाथ से ऊपर संभालते थे। वी वुड ग्रीट द लेडी, ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस विद गुड मॉर्निंग। और वो लोग क्या करते थे, जो घर की महिलाएं हुआ करती थी उनको ग्रीट किया करते थे, गुड मॉर्निंग कहा करते थे। एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकली बम्बू, और फिर वो अपने बास्केट को उस बम्बू पे वर्टिकली उस बम्बू को खड़ा करते थे और उसके ऊपर उसको टिका दिया करते थे। जैसे आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन वगैरह पे फ्रूट्स वाले जो होते हैं, जो प्लेटफॉर्म पे फ्रूट्स घूम घूम के बेचते हैं, उनके पास एक विशेष प्रकार का स्टैंड होता है। उसी प्रकार से आप इस स्टफ को समझ सकते हैं, इस बम्बू को कैसे ये होल्ड करते थे समझ सकते हैं एज एग्जाम्पल। वी किड वुड बी पुश्ड असाइड विद अ मिल्ड रिब्यूक। और राइटर कह रहा है कि हम बच्चों के साथ क्या होता था भाई, बड़े अमानवीय व्यवहार किया जाता था। क्यों? यहाँ पे लिखा हुआ कि मिल्ड रिब्यूक, हम लोगों को हटा दिया जाता था, अनदेखा कर दिया जाता था, इग्नोर कर दिया जाता था, यानी हम लोगों को पुश करके एक तरफ कर दिया जाता था। एंड द लूप्स वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट, और हम लोगों को एक तरफ धक्का कर मार कर साइड में कर दिया जाता था। और जो ब्रेड हुआ करता था वो किसको डिलीवर किया जाता था? सर्वेंट्स को, जो ऊपर के हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। बट वी वुड नॉट गिव अप, लेकिन हम बच्चे भी कहाँ मानने वाले होते थे। राइटर कह रहा है कि हम लोग गिव अप नहीं करते थे, हम लोग हार नहीं मानते थे, चाहे कितना भी हम लोगों को रिब्यूक कर दिया जाता था, लेकिन हार नहीं मानते थे, कुछ ना कुछ जुगाड़ तो लगा ही लेते थे। क्या करते थे? वी वुड क्लाइंब अ बेंच और द पैरापेट एंड पीप इनटू द बास्केट। कह रहा है कि हम लोग क्या करते हैं, या तो हम लोग कहीं ना किसी चीज़ पे चढ़ जाते थे, बेंच वगैरह पे चढ़ जाते थे, या जो पैरापेट होती हैं, जो छज्जे होते हैं, उनमें से वहाँ से होकर के झाँका करते थे। किस में झाँकते थे भाई साहब? तो बास्केट में। समहाउ किसी प्रकार से हम उसमें झाँकने का कार्य मैनेज कर लिया करते थे। आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेग्रेंस ऑफ दोज लूप्स। राइटर कह रहा है कि उन ब्रेडों का जो एक स्मेल होती थी, एक जो खुशबू होती थी, उसे आज भी मैं फील कर लेता हूँ। मुझे आज भी उनको बहुत अच्छी तरीके से याद है कि किस प्रकार की उसकी खुशबू हुआ करती थी। अक्सर ऐसा ही होता है कि हम किसी चीज़ से बड़े इमोशनली जुड़ जाते हैं, तो उसकी एक महक से, उसकी एक कोई गाने से अगर जुड़ गए हैं तो उसके एक धुन से, उसके एक बोल से ही हम बिल्कुल इमोशनली जुड़े होते हैं। और थोड़ी सी भी याद कहीं से वो चीज़ें सुनाई देती हैं तो हम उन दिनों को याद करने लगते हैं, उन दिनों से हम अटैच हो जाते हैं। उसी प्रकार से राइटर जो है उस फ्रेग्रेंस से जुड़ा हुआ था। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आई। लूप्स फॉर द एल्डर्स एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रंस। और क्या होता था, जो लूप्स बनते थे वो एल्डर्स के लिए यानी बड़ों के लिए, और जो बैंगल्स बना करके वो चूड़ीदार जो ब्रेड बना कर लाया करते थे वो किन के लिए हुआ करता था? चिल्ड्रंस के लिए हुआ करता था। देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश आवर टीथ और वॉश आवर माउथ। और तब राइटर कह रहा है, नरेटर कह रहा है कि तब हम इस चीज़ का भी चिंता नहीं करते थे कि हम लोगों ने ब्रश किया कि नहीं किया, मुंह धुला है कि नहीं धुला है। आगे देखना कितना अच्छा वो अपने इस एक्सक्यूज़ को प्रूव करेगा प्रॉपरली। एंड वाई शुड वी डू, और राइटर कह रहा है भाई हम ऐसा करें भी तो क्यों करें। हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ फॉर द टूथब्रश। कह रहे कौन जाए आम की डालियों को तोड़ करके उसका दातून करने के लिए, उसको ब्रश बनाकर उसका दातून करने का कौन जहमत उठाए, कौन ट्रबल उठाए। आज भी आपने देखा होगा कि गांव में लोग नीम की दातून करते हैं, बबूल की दातून करते हैं। तो इसी प्रकार से नरेटर्स कह रहा है कि उस समय वो उसके दातून करने का क्या तरीका हुआ करता था, वो आम की टहनियों से दातून करते थे। तो कह रहा है कौन जाए इसका जहमत उठाने। आगे क्या कह रहा है, एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल, और इसकी ज़रूरत ही क्यों है, क्या ज़रूरत है जाकर के ब्रश करने की, क्यों सर। द टाइगर नेवर ब्रश हिज टीथ। और कितना अच्छा एग्जाम्पल दे रहा है कि क्या शेर कभी शिकार करने से पहले अपने दांतों को साफ करता है। टाइगर नेवर ब्रश हिज टीथ,
हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल। राइटर कह रहा है कि भाई ब्रश करने की क्या ज़रूरत है, जब गरम गरम चाय हम पियेंगे तो मुंह के सभी कीटाणु, बैक्टीरिया, वायरस जो कुछ भी हैं वो सब क्लीन हो जाएंगे। सब कहाँ चले जाएंगे? मर जल करके पेट के अंदर चले जाएंगे। इसलिए दातुन करने की या ब्रश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखा? तो ऐसे आप लोग भी बहुत सारे बच्चे हैं जो ऐसा करते होंगे, सुबह सुबह उठना सीधे खाने में लग जाना। वैसे तो ये बैड हैबिट होती है, लेकिन डोंट वरी, बच्चे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूध के दांत होंगे टूट जाएंगे, नहीं तो बड़े होकर तो साफ करने ही करने हैं। तो चलिए आगे कहानी को पढ़ते हैं। अब आगे कहानी में देखो वहाँ के ट्रेडिशन में कैसे जोड़ा जा रहा है। मैरिज गिफ्ट्स आर क्या है? मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट। कह रहा है कि जो वहाँ मैरिज हुआ करते थे ना, वहाँ पे भी देखो स्वीट ब्रेड, वहाँ पे भी स्वीट ब्रेड का बड़ा ही इम्पोर्टेंस था। अगर स्वीट ब्रेड्स नहीं मिलते थे तो ये समझ लीजिए कि जो मैरिज के गिफ्ट हैं, या हम कह सकते हैं जो मैरिज की पार्टी होती थी, जो खाने पीने की व्यवस्थाएं होती थी, वो मीनिंगलेस होती थी, उनका कोई सेंस नहीं रह जाता था। तो लिखा है मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज द बॉल। और उस मैरिज में जो स्वीट ब्रेड मिलते थे उनको किस नाम से हम लोग जानते थे? बॉल के नाम से जानते थे। और इनको क्या कहा जाता था? याद रखिए, पैडर। वेरी गुड। क्या बोला जाता था? पैडर बोला जाता था। ठीक है। और कौन से साउंड करते थे वो? झंग झंग। हाँ यस, थर्ड साउंड किससे होता था? बम्बू से होता था। वेरी गुड। बस ऐसी कहानी की तरह इसको याद कर लीजिए और बस आंसर अपने मन से बना करके लिख देना होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। जस्ट एज अ पार्टी और अ फीस्ट लॉस इट्स चार्म्स विदाउट ब्रेड। उसी प्रकार से चाहे कोई पार्टी हो, कोई फीस्ट हो, उसमें जब तक ब्रेड नहीं होता था तब तक उसका चार्म, उसका ग्लो, यानी उस पार्टी की रौनक ही नहीं आती थी। नॉट इनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इम्पोर्टेंट अ बेकर कैन बी फॉर अ विलेज। ठीक है ना, यही हम लोग तो वहाँ पढ़े थे कि उनकी सोसाइटी में कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस था। तो वैसी बात को यहाँ कह रहा है कि नॉट इनफ कैन बी सेड, ये बहुत ज़्यादा नहीं होगा कहना। क्या कहना? टू शो हाउ इम्पोर्टेंट अ बेकर कैन बी फॉर अ विलेज, की एक गांव के लिए एक बेकर कितना इम्पोर्टेंट हुआ करते थे। यानी अगर गांव में बेकर नहीं है तो वो गांव ही समझ लीजिए बेकार है, क्योंकि जब बेकर ही नहीं होगा तो वहाँ से ब्रेड कहाँ से मिलेंगे, अच्छे अच्छे वाले ब्रेड्स। इसलिए एक गांव में बेकर का होना बड़ा ही इम्पोर्टेंट होता था। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविच ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स इंगेजमेंट। और कह रहा है कि जो लेडी हुआ करती थी घर के, वो अपनी लड़कियों के इंगेजमेंट में, रिंग सेरेमनी में क्या करती थी? सैंडविच जरूर बनाया करती थी। कि बिना सैंडविच का ऐसा लगता है कि उनका इंगेजमेंट ही नहीं होता था। अरे भाई, इंगेजमेंट के लिए लड़का होना, लड़की होना ज़रूरी है भाई, सैंडविच होना ज़रूरी नहीं है। लेकिन वहाँ पे ये रीति रिवाज था कि इंगेजमेंट है तो सैंडविच तो बनेगा ही बनेगा। केक एंड बोलिहांस। बोलिहांस एक प्रकार का ब्राज़ीलियन नाश्ता होता था। ठीक है ना। केक एंड बोलिहांस आर अ मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स। और ये जिस प्रकार से दूसरे फेस्टिवल्स में इंपॉर्टेंट होते थे, उसी प्रकार से क्रिसमस पे भी इनका उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता था। Thus, presence of the baker's furnace in the village is absolutely essential. So, इसीलिए गांव में बेकर्स का होना वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल यानी इम्पोर्टेंट ज़रूरी होता था। फर्नेस मतलब भट्ठियों का गांव में होना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता था। द बेकर आर ब्रेड सेलर ऑफ दोज डे हैड अ पेसिकुलर ड्रेस नोन एज कबाई। तो याद रखना है कि पहले हम लोगों ने इनको क्या नाम दिया था? पैडर। इनके द्वारा बनाए गए जो मैरिज पे ब्रेड होते थे वो बॉल। और अब इनका एक ड्रेस होता था जिसके नाम क्या होता था? कबाई हुआ करता था। ये एक फ्रॉक जैसा होता था, न तो बहुत लंबा होता था ना ही छोटा, लेकिन घुटने से नीचे तक कम से कम ये एक ही सिंगल पीस का कपड़ा हुआ करता था। आगे लिखा होगा, हम इस पर डिस्कस करेंगे। इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नी। कह रहा है कि ये कहाँ तक होता था? नी तक पहुँचने वाला एक लॉन्ग सा फ्रॉक जैसा कपड़ा हुआ करता था, जिसको क्या बोलते हैं? हाँ, कबाई। वेरी गुड। इन आर
चाइल्डहुड वी सा वेकर वियरिंग अ शर्ट एंड ट्राउजर्स विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ। कह रहा है, राइटर कह रहा है, नरेटर कह रहा है कि हमारे जो चाइल्डहुड्स में था, जब हम बच्चे थे, जब हम छोटे थे, तो उस समय जो वेकर्स का ड्रेसअप हुआ करता था वो क्या था, वी सा वेकर वियरिंग अ शर्ट एंड ट्राउजर्स विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ, जो कि पूरे तो नहीं होते थे, फुल लेंथ के नहीं होते थे, फुल लेंथ से थोड़ा छोटा हुआ करते थे। वंस एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट्स, जो क्या होते थे, हाफ पैंट से बड़ा और फुल से छोटा हुआ करते थे। इवन टुडे, कह रहा है कि इवन टुडे, आज भी, एनी वन हु वियर अ हाफ पैंट विच रिच जस्ट बिलो द नी इन्वाइटेड द कमेंट दैट ही इज ड्रेस लाइक अ पेडर। कह रहा है आज भी अगर कोई ऐसा ट्राउजर पहना रहता है जो घुटने से नीचे तक होता है तो उसको भी लोग पैडर कह के कमेंट करते हैं कि ये क्या है, कैसा लग रहा है, पैडर की तरह लग रहा है। जैसे हम लोग किसी को ड्रेस को देख लेते हैं तो कहीं ना कहीं जोड़ देते हैं, जैसे हमारे भारत में बैंड पार्टी वालों को देखकर ऐसा लगता है कि अंग्रेज़ों के ज़माने के ये लोग सभी अधिकारी ही अधिकारी हैं। तो इसी प्रकार से आगे देखते हैं। द बेकर यूजली कलेक्ट हिज बिल एट द एंड ऑफ द मंथ। अब बता रहा है कि जो बेकर्स जो ब्रेड दिया करते थे, सुबह आते थे और फिर शाम तक रिटर्न होते थे, तो वो अपने बिल को कैसे कलेक्ट करते थे, तो वो अपने बिल को मंथली कलेक्ट करते थे। जैसे हम लोग दूध वाले का बिल मंथली देते हैं या और भी कोई चीज़ आप लेकर आते हैं और फिर मंथ जब कंप्लीट हो जाता है तो उसका पैसा चुकाते हैं। तो इसी प्रकार से जो पैडर हुआ करते थे, बेकर्स हुआ करते थे, वो भी बिल मंथली कलेक्ट किया करते थे। मंथली अकाउंट यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन द सम वॉल इन पेंसिल। कह रहा है कि जो ये मंथली रिकॉर्ड हुआ करता था तो ये लोग किसी नोटबुक्स पे या रसीद पे नहीं लिखते थे, ये वॉल पे मेंशन करके लिखते थे। जैसे आपने देखा होगा कि आज भी हमारे घर की माताएं बहनें होती हैं, वो दूध लेती हैं या बिजली का बिल का जो डेट होता है या सिलेंडर भराने का जो डेट होता है वो कहाँ लिख देती हैं, दीवार वगैरह पे कहीं पे नोट करके रख देती हैं। उसी प्रकार से ये पैडर्स जो थे वो वॉल पे ही मेंशन किया करते थे। बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल्स प्रोफेशन। कह रहा है कि वास्तव में जो बेकिंग थी वो प्रॉफिटेबल बिजनेस हुआ करता था, फायदेमंद बिजनेस हुआ करता था। इन द ओल्ड एज, उन दिनों, आज की बात नहीं कर रहा है, उन दिनों की बात कर रहा है। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टारवेड। बेकर और उसकी फैमिली कभी भी स्टारवेड नहीं हुआ, उनको ऐसा कभी नहीं हुआ कि उनको कभी भोजन की कमी पड़ गई या अकाल का उनको सामना करना पड़ा, क्योंकि वो प्रोस्परस हुआ करते थे, समृद्धशाली हुआ करते थे। He, his family and his servants always look happy and prosperous. वे उनका परिवार और यहाँ तक कि उनका नौकर भी समृद्धशाली दिखता था, एकदम खाते पीते रईस घर का लगता था। Their plum fisque was an open क्या है, testimony to this। और इसका प्रमाण क्या होता था, उनका अपीयरेंस, उनका फिजिकल अपीयरेंस जो था वो इस चीज़ का बिल्कुल साक्ष्य होता था, प्रमाण होता था कि उनका कैरेक्टर्स बताने वाला होता था कि किस प्रकार के ये लोग हैं। तो कैसे होते थे, इवन टुडे एनी पर्सन विद अ जैकफ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस इज इजिली कंपेयर टू द बेकर। कह रहा है कि इवन आज भी अगर कोई जैकफ्रूट जैसा फिजिकल अपना रखा हुआ, जैकफ्रूट का मतलब होता है कटहल, जो एक प्रकार की सब्जी होती है, लेकिन यहाँ पे जैकफ्रूट का, यहाँ पे कटहल से मतलब नहीं है, जैकफ्रूट का यहाँ मतलब यह है कि मोटा ताज़ा इंसान जिसकी तोंद वगैरह निकली हो, पूरा भारी भरकम सा हो, गोल मटोल सा हो, उस प्रकार का इंसान की बात कर रहा है कि उनका फिजिकल कैसा होता था, बिल्कुल जैकफ्रूट की तरह हुआ करता था। ठीक है। और कह रहा है कि आज भी अगर कोई इस प्रकार का व्यक्ति मोटा ताज़ा जिसकी तोंद निकली हो, मोटे मोटे गाल हों, अगर दिखता है तो लोग उसको किस चीज़ से कंपेयर करते हैं, किससे कंपेयर कर देते हैं, उसको कंपेयर कर देते हैं बेकर से। तो इस प्रकार से आपने इस पूरी कहानी को समझ लिया। कुछ वर्ड्स मैंने बताए थे, क्या क्या चीज़ें हैं उनको ध्यान में रखेंगे, और मुझे उम्मीद है कि इस कहानी को अगर आपने सिर्फ याद रख लिया है तो इससे आने वाले हर क्वेश्चंस को आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। बस आप कहानी याद रखिए, क्वेश्चन कहीं से बनाएगा आप आसानी से आंसर्स दे पाएंगे। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।